Rahim. Today's chapter is waves. Question number 1 है कि a tuning fork of frequency 170 Hz produces sound waves of wavelength 2 meter. Calculate the speed of the sound. We will use wave equation here. V is equal to f lambda and simply put the values of frequency 170 Hz. wavelength की वैल्यू पुट करेंगे जो कि 2 है. दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये 340 मीटर पर सेकेंड आती है वेलोसिटी या स्पीड इस साउंड वेव की. क्वेश्चन नंबर 2 है द एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव इज 15 मिलीमीटर. हमने वो एम्पलीट्यूड बढ़ाकर 20 मिलीमीटर कर दिया. फ्रीक्वेंसी सेम है. तो आप बताएं बाय व्हाट फैक्टर वुड द पावर कैरिड बाय द रोप चेंज. तो आपको पता होना चाहिए कि पावर कैरिड बाय अ वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव. सो अगर हमें दो पावर्स दी जाएं, दो एम्पलीट्यूड दिए जाएं तो उनकी रेशो कुछ इस तरह से बनेगी कि पावर ऑफ फर्स्ट वेव डिवाइडेड बाय पावर ऑफ सेकेंड वेव इज इक्वल टू a1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a2 का स्क्वायर या a1 ओवर a2 होल स्क्वायर. अंदर स्क्वायर को आप बाहर इकट्ठा लिख दें. इस तरह का रेशो बन जाएगा. तो इस रेशो को थोड़ा सा अगर हम उल्टा कर दें तो P2 विल बी इक्वल टू दिस. we need to find this P2, so I will move this P1 to the other side. अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे और हमारा जवाब आ जाएगा. सो P2 इज इक्वल टू P1 टाइम्स सेकेंड एम्पलीट्यूड है 20, पहले एम्पलीट्यूड था 15. इन दोनों को डिवाइड कर दें और स्क्वायर ले लें. यह जगह 4/3 स्क्वायर 16/9 आ जाएगा. इसको डिवाइड करें जरा क्योंकि आंसर हमारा डेसिमल में है. तो 9 1s are 9, नीचे आ जाएगा 7. 9 ज़रब 7 आता है 63. यहाँ पर आ जाएगा 7 अगेन 7 अगेन 63. तो इस तरह 1.7777 समथिंग आ जाएगा. या उसको हम सिंपल करके 1.78 लिख सकते हैं. सो सेकेंड पावर जो है एम्पलीट्यूड चेंज करने के बाद वो फर्स्ट पावर से 1.78 टाइम्स ज़्यादा होगी. तो जो फैक्टर है जिस फैक्टर से चेंज हुआ है वो है 1.78 का फैक्टर. So by 1.78 factor would the power carried by the rope change. Question number 3 है water waves of wavelength this have a frequency this. Calculate the speed of the sound. तो कुछ भी नहीं करना. V is equal to f lambda. V is equal to आप सिंपली इसमें लैम्डा की वैल्यू पुट करें फिर f की वैल्यू पुट करें तो 8 5s are 40. ये 0.4 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा. A will be the correct option. क्वेश्चन नंबर 4 है स्पीड ऑफ लाइट इज 3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻8. आप कैलकुलेट करें फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 65 10⁻⁻7. ठीक हो गया. फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू v ओवर लैम्डा. v क्या है 3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻8 है डिवाइडेड बाय लैम्डा क्या है 65 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻7 है. सो अब हम क्या करेंगे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं. अगर हम ऊपर 3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻7 ही कर दें और इसकी जगह मैं अगर 30 लिख दूं तो ये ऑब्वियसली ठीक बात होगी, राइट. ये नीचे वाली 10⁻7 ऊपर जाकर अगर ऐड हो जाए तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा 10⁻7 + 7 एंड विल गेट 30 डिवाइडेड बाय 65 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻14. अब हमने सिर्फ इस जो है रेशो को सॉल्व करना है. तो इस रेशो को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे. 2 पर इसको या 5 पर डिवाइड करें तो 5 6 are 30, 5 1s are 5, एक उधर चला जाएगा 5 दिया आ जाएगा 15. अब इसको ज़रा सॉल्व करें. 6 अंदर रखें 13 बाहर रखें तो यूल गेट 0 यहाँ पर 60 आ जाएगा. 13 मल्टीप्लाइड बाय 4 4 3s are 12, 4 एकम 4 और 1 5 आ जाएगा. 4 से मल्टीप्लाई करें तो 52 आता है. बाकी बचेगा 8. उसके आगे मजीद आप 0 लगा दें. 13 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें 6 3s are 18, 6 कम 6 और 1 7. तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली अगर हम 6 लगाएं तो 78 आ जाता है. बस इसके आगे करने की ज़रूरत नहीं, हमें 2 डेसिमल पॉइंट्स मिल गए. तो वी विल पुट 0.46 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻14. इसको अगर हम थोड़ा सा आगे पीछे करें पॉइंट्स को तो इसको हम लिख सकते हैं 46 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻12. इतने हर्ट्ज आ जाएगी. 10⁻12 का मतलब होता है टेरा हर्ट्ज. सो दिस फ्रीक्वेंसी दैट कम्स आउट हियर इज 46 टेरा हर्ट्ज, राइट. A is the correct option here.
क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक बीम है वेव की, तो उसकी इंटेंसिटी दूसरी बीम के डबल है, तो आप एम्पलीट्यूड्स की रेशो कैलकुलेट करें। अभी आपने ऊपर पावर की रेशो देखी है, एंड इंटेंसिटीज की रेशो भी उसी तरह से ही होती है। I1/I2 इज इक्वल टू A1/A2 का स्क्वायर। इंटेंसिटीज भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के। एक बीम है जो रेड है, IR में लिख रहा हूं, और दूसरी बीम है वो भी रेड है, दोनों ठीक है, तो दोनों को I1/I2 ही इसी तरह से ही रिप्रेजेंट करते हैं। पहली बीम की जो इंटेंसिटी है वो 2 टाइम्स है दूसरी बीम के, तो मैं ऊपर लिख रहा हूं 2 टाइम्स I2, बाकी इक्वेशन वैसे की वैसे है। ये कैंसिल हो जाएगा, सो A1/A2 का स्क्वायर बराबर होगा 2:1। A1/A2 विल बी इक्वल टू 2:1 का पावर 1/2, स्क्वायर रूट ले लिया ना दोनों तरफ, स्क्वायर रूट का मतलब 1/2, तो 2/1 की पावर 1/2। डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ सर्टेन साउंड वेव हैज अ स्पीड ऑफ 340, वेवलेंथ है 17 मीटर, आपने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। सो एफ इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा, वी है 340 डिवाइडेड बाय 17 ये 20 हर्ट्ज आ जाएगा। ये तो है फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। टाइम पीरियड होता है रेसिप्रोकल ऑफ स्पीड, तो ये क्या होगा 0.05 सेकेंड्स आ जाएगा, राइट। इसको अगर हम रेसिप्रोकल प्रीफिक्स में चेंज करें तो ये 50 10⁻³ आ जाएगा। 1 2 एंड 3 जंप्स लगाए हैं, इतने सेकेंड्स, या 50 मिली सेकेंड्स। सो 20 हर्ट्ज एंड 50 मिली सेकेंड्स, दिस सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम इज दिस, विजिबल स्पेक्ट्रम एक्सटेंड करता है इस वेवलेंथ से इस वेवलेंथ तक, स्पीड आपको दी गई है, आपने रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज मालूम करनी है। रेंज ऑफ वेवलेंथ दी हुई है, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज मालूम करनी है, तो कुछ भी नहीं करना, दोनों वेवलेंथ को फ्रीक्वेंसीज में आपने कन्वर्ट करना है। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लू लाइट विल बी इक्वल टू वी ओवर लैम्डा, वी ओवर लैम्डा क्या है 400 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁹। दूसरी तरफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड लाइट लिख दें, वहां पर भी v ओवर लैम्डा आ जाएगा। ठीक हो गया। अगर हम ये 2 0 कैंसिल कर दें, सिर्फ 4 लिख दें, तो ये -9 की जगह -7 हो जाएगा। सेम केस इधर होगा, सिर्फ 7 लिखेंगे और इधर -9 की जगह -7 हो जाएगा। 10 की पावर को ऊपर ऐड कर दें, 8 + 7 नीचे से हटा दें, इधर भी 8 + 7 हो जाएगा, नीचे से हम इसको हटा देंगे। 8 + 7 क्या आता है 15। अब हमने ये 3/4 और 3/7 को सॉल्व करना है, तो दोनों को आप सॉल्व कर दें। 3/4 का मतलब है दिस, यहां पर आ जाएगा 0, 7 4 28 होता है, नीचे आ जाएगा 2 4 5 होता है 20, तो 0.75 10⁻15 हर्ट्ज। ये है ब्लू लाइट की। दूसरी तरफ ये हो जाएगी 3/7, 0 पुट करें, आगे 0 ऐड करें, 7 4 28 होता है, बाकी आ जाएगा 2, फिर 0 ऐड करें, 7 3 21 होता है, लेकिन 7 दूने 14 होता है, 21 ऊपर हो जाएगा, आगे आ जाएगा 6 एंड सो ऑन। 0.42 हमें इतना काफ़ी है, तो हम इसको 0.42 10⁻15 लिख रहे हैं। इतने हर्ट्ज होगी रेड लाइट की। साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, पॉइंट एक कॉन्सोनेंट के बाद लिखें तो 4.2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻14 हर्ट्ज, और इसी तरह ये हो जाएगा 7.5 10⁻14 हर्ट्ज। ये यहाँ से यहाँ तक की रेंज होगी। अब ये कौन से इक्वेशन में है, कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है। 4.3 है हमारा, 4.2 है, अप्रोक्सीमेट करके हम 4.3 कर देते हैं, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है, टिपिकल फ्रीक्वेंसी फॉर अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी टेलीविजन ट्रांसमिशन इज 250 मेगाहर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी दे दी गई है, आपने वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, तो लैम्डा होता है v ओवर एफ के। v ऑब्वियसली चूंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, स्पीड ऑफ लाइट की बराबर स्पीड होगी, डिवाइडेड बाय एफ क्या है 250 मेगाहर्ट्ज है, 10⁻6 आ जाएगा। अगर मैं ऊपर इसको 3 की बजाय 30 कर दूं, तो मुझे ये पावर 7 8 की बजाय 7 करनी पड़ेगी,
नीचे वाली 6 को ऊपर जाके माइनस कर दें तो 7 माइनस 6 हो जाएगा, नीचे से मैं इसको हटा दूंगा। 7 माइनस 6 का मतलब है 1 ही हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर 10 कर दें। अब हमारे पास जो बाकी बचा है वो यही बचा है 30 डिवाइडेड बाय 250। यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल कर दें, बाकी बचा 3 डिवाइडेड बाय 25। 3 को 25 पर अगर आप डिवाइड करें तो क्या आता है भला, 1 5 25 दूने 50, 0.12 आता है। सो लैम्डा इज 0.12 मल्टीप्लाइड बाय 10 यानी कि 1.2 मीटर्स। ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 है कोहेरेंट सोर्सेज कौन से होते हैं। तो कोहेरेंट सोर्सेज की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। कोहेरेंट सोर्सेज वो होते हैं जिनके दरमियान फेज डिफरेंस या तो होता ही नहीं है, यानी कि नो फेज डिफरेंस बिटवीन देम, या फिर उनके दरमियान कांस्टेंट फेज डिफरेंस होता है। ठीक हो गया ना। बाज लोग बच्चे जो हैं डेफिनेशन याद कर लेते हैं, वो यही याद करते हैं कि कोहेरेंट सोर्सेज वो हैं जिनके दरमियान फेज डिफरेंस कोई नहीं होता, लेकिन वो कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। कभी कभार कोहेरेंट सोर्सेज के दरमियान फेज डिफरेंस हो भी सकता है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर वो फेज डिफरेंस बढ़ता या कम नहीं होता, कांस्टेंट रहता है, स्टिल वी विल कॉल दो सोर्सेज एज कोहेरेंट सोर्सेज। ठीक हो गया ना। तो कोहेरेंट सोर्सेज आर दोज व्हिच हैव either no phase difference, or if they have a phase difference they should have a constant phase difference between them. So both A and B will be the correct option. Question number 10 है एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ है 75 सेंटीमीटर और उसको एक एंड पर बांध दिया, दूसरे एंड से ऊपर नीचे किया है इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर, तो स्टेशनरी वेव्स जनरेट हो गई हैं विद 3 कंप्लीट लूप्स। 3 कंप्लीट लूप्स का मतलब है कि इस तरह से अगर हमने बांधा है तो 3 कंप्लीट लूप्स बनेंगी। यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, 75 सेंटीमीटर है पूरी की पूरी लेंथ। ठीक है, तो दो एडजेसेंट नोड्स के बीच में जो फासला होगा वो बराबर बराबर होगा, तो ऑब्वियसली 25 25 और 25 होगा। ठीक है ना। ये दो कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच में फासला है, ओवरऑल कुल मिला के 75 सेंटीमीटर होगा। हर लूप का अपना फासला 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, एंड दो कंसेक्यूटिव नोड्स के दरमियान का फासला हाफ वेवलेंथ के बराबर होता है। सो लैम्डा ओवर 2 इज 25 सेंटीमीटर हेयर। अगर हमने लैम्डा मालूम करना है तो 25 मल्टीप्लाइड बाय 2 50 सेंटीमीटर होगा। राइट, ये हमने वेवलेंथ उसकी कैलकुलेट करनी। आगे आते हैं, कैलकुलेट करनी है स्पीड ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव्स विच इज इंटरफेयर टू प्रोड्यूस द स्टेशनरी वेव। सिंपली बात करनी है हमने स्पीड की, आपने इस वेव की स्पीड आपने कैलकुलेट करनी है। थोड़ा सा फैंसी टर्मिनोलॉजी में लिखा हुआ है। तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, फ्रीक्वेंसी आपको 15 हर्ट्ज दे दी गई है, लैम्डा आपको 50 सेंटीमीटर दे दिया गया है। 50 को आप 15 से मल्टीप्लाई करें, 500 5 5 are 25, 100 1 5 are 5 0 5 और 7 750। ये सेंटीमीटर पर सेकंड में है, तो आप 750 सेंटीमीटर पर सेकंड को करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है कि फाइंड द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, यानी कि F1 कैलकुलेट करें एंड द फर्स्ट टू ओवरटोन्स, F2 और F3 इनका मुराद है। राइट, ओवरटोन का मतलब होता है ऑल द फ्रीक्वेंसीज अबव द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो सीरीज में आती हैं। लेंथ आपको ऑर्गन पाइप की दे दी गई, आपको बता दिया गया है कि ऑर्गन पाइप एक एंड पर क्लोज्ड है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, यू शुड नो कि ऑर्गन पाइप ओपन है कि क्लोज्ड है, तब उसके अकॉर्डिंगली आप फार्मूला चूज करेंगे। स्पीड ऑफ साउंड आपको दे दी गई है। सो यू नो दैट फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू V ओवर 4L फॉर क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। ओपन होता तो V ओवर 2L होता। तो V क्या है, 340 मीटर पर सेकंड है, डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स लेंथ। लेंथ क्या है, 0.17 है। तो 17 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 7 4 28, 4 एकम 4 और 2 6 68, तो तकरीबन 0.68 आएगा नीचे। इसका अगर हम पॉइंट हटा दें तो हम ऊपर 100 ऐड कर सकते हैं, ये नीचे 68 हो जाएगा। अब 68 और 340 को आपस में अगर आप कैंसिल आउट करें तो आपको पता चलेगा कि 68 मल्टीप्लाइड बाय 5, 8 5 are 40, 6 5 30 और 4 34। 68 मल्टीप्लाइड बाय 5 आता है 340, तो ये क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाइड बाय 100 क्या आएगा, ये आ जाएगा 500 हर्ट्ज। अब ये 500 हर्ट्ज है, ये पहली फ्रीक्वेंसी है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब हमें पता है कि जो पाइप क्लोज होता है एक एंड के ऊपर, उसकी अरेंजमेंट इस तरह से बनती है, F1 होता है, फिर 3 टाइम्स F1 होता है और फिर 5 टाइम्स F1 होता है। तो ऑड हार्मोनिक्स में जंप करता है, बीच में 2F1 नहीं होता। सो ये F1 है 500 हर्ट्ज, ये तो 3 टाइम्स F1 क्या हो जाएगा, 5 दिया 1500 हर्ट्ज। ये पहला ओवरटोन होगा या दूसरा हार्मोनिक होगा। राइट, पहला ओवरटोन F2 होता है, दूसरा वाला हार्मोनिक। उसके बाद तीसरा हार्मोनिक यानी कि दूसरा ओवरटोन 5 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगा, तो 500 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 2500 हर्ट्ज विल बी द
थर्ड हार्मोनिक। तो आपके पास सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट बनता है, 500, 1500 और फिर 2500। क्वेश्चन नंबर 12 है, अ वायलिन स्ट्रिंग वाइब्रेट्स विद द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 440 हर्ट्ज। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दे दी गई है, पहले टो ओवर टोन्स पूछ लिए गए हैं। वायलिन स्ट्रिंग है तो इसकी अरेंजमेंट उसी तरह से होती है, F1 होता है, फिर 2 F1 होता है, फिर 3 F1 होता है। तो ऑड और इवन हार्मोनिक सारे इसमें आते हैं, जस्ट लाइक एन ओपन पाइप। तो 440 है, दूसरा 880 हो जाएगा ऑब्वियसली, तीसरा क्या हो जाएगा 1320 हो जाएगा। तो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्पीड ऑफ वेव्स ऑन अ सर्टेन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग इज 48 मीटर पर सेकेंड। When the string is vibrated at a frequency of 64 Hz, stationary waves are set up. Find the separation of successive nodes in the stationary wave pattern. आपको स्पीड दे दी गई है, आपको फ्रीक्वेंसी दे दी गई है, आपको सेपरेशन ऑफ सक्सेसिव नोड्स पूछा गया है। दो सक्सेसिव नोड्स के बीच में जो सेपरेशन होती है वो हाफ ऑफ वेवलेंथ होती है। तो आपने पहले वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, लैम्डा इज इक्वल टू वी ओवर एफ से, और उसको फिर डिवाइड कर देना है 2 के ऊपर। तो स्पीड क्या है 48 है और नीचे आ जाएगा 64। इसका जवाब आपके पास आ जाता है 16 दूने 48 और 16 4 64। 3/4 3/4 अगर आप डिवाइड करें तो 0 यहाँ पर 0 आ जाएगा, और 7 4 28, 2 और 4 5 20, 0.75 बेसिकली 0.75 मीटर। ये आपके पास लैम्डा की वैल्यू है। यू नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा बाय 2। तो 0.75 को आप सिंपली क्या करें 2 से डिवाइड कर दें। 2 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 0.375। सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 है, यू कैन मेक एन एम्प्टी लेमनेड बॉटल रेजोनेट बाय ब्लोइंग अक्रॉस द टॉप। एक लेमनेड की बॉटल है इस तरह की, तो आपने क्या किया उसकी ढक्कन के करीब जाके, उसके मुंह के करीब जाके ब्लो किया है, फूंक मारी है, तो उसमें से आवाज आने लग गई है, रेजोनेट करने को लग गई है, बिल्कुल इस तरह जिस तरह आप पेन की ढक्कन के ऊपर फूंक मारकर सीटी बजाते हैं। तो उस केस में ये लेमनेड की बोतल जो है ये बिल्कुल इसमें स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगी और ये एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की तरह काम करेगी। ठीक है, तो इसके ऊपर वो सारे असूल, सारे फार्मूलाज अप्लाई होंगे जो हम एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के ऊपर अप्लाई करते हैं। जो बॉटल है वो 25 सेंटीमीटर जो है वो डीप है। ये पता नहीं कौन सी लेमनेड की बोतल है जो सिर्फ 25 सेंटीमीटर है, इसमें शायद चूहों को शिकंजी पिलाते होंगे, इतनी छोटी सी लेमनेड की बोतल है, लेकिन खैर उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। 25 सेंटीमीटर डीप है उसकी, ये सुनिए आप, लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप दे दी गई है, स्पीड ऑफ साउंड आपको दे दी गई है। आपने क्या मालूम करना है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। सो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बराबर होती है फॉर अ क्लोज्ड बॉटल ऑब्वियसली v डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स लेंथ के। ठीक हो गया। स्पीड क्या है 340 है, 4 टाइम्स ऑफ 25 सेंटीमीटर का मतलब है कि 100 सेंटीमीटर्स, राइट। 100 सेंटीमीटर का मतलब है 1 मीटर्स, या ये हमारे पास सारी की सारी इक्वेशन खुद ही सिंप्लीफाई होगी। तो 340 हर्ट्ज विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस ऑफ दिस लेमनेड बॉटल जिससे आपने सीटी बजाई है। नेक्स्ट है, अ सर्टेन ऑर्गन पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, वो रेजोनेट करता है कंसेक्यूटिव फ्रीक्वेंसीज के ऊपर, जो कि एक है 640 हर्ट्ज, उसके बाद अगली फ्रीक्वेंसी है 896 हर्ट्ज, इसके बीच में किसी फ्रीक्वेंसी पर वो नहीं बचता। 896 के बाद 1152 हर्ट्ज के ऊपर वो रेजोनेट करता है। तो अब ये हिट एंड ट्रायल मेथड से ये सॉल्व होगा। हमने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मालूम करनी, हमें नहीं पता कि ये 640 हर्ट्ज की जो है फ्रीक्वेंसी है ये उसकी तीसरी ओवरटोन, तीसरा हार्मोनिक है, या ये 896 ये 5वां हार्मोनिक है, या ये 1152 उसका 7वां हार्मोनिक है, या क्या है। ये हो सकता है ये उसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ही हो, या हो सकता है ये उसकी 5वीं फ्रीक्वेंसी हो, ये उसकी 7वीं फ्रीक्वेंसी हो, ये उसकी F9 हो। तो हमें ये पूरी की पूरी सीरीज हिट एंड ट्रायल मेथड से ही सॉल्व करनी है। ऑब्वियसली ये बार बार करने से ही आएगा। आहिस्ता आहिस्ता जब बंदे की प्रैक्टिस हो जाएगी तो इस किस्म के जो है क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। दिस इज वाई ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दिया था कि आपको आसानी हो जाए, आपको पता चल जाए कि इस किस्म का भी आ सकता है। तो अब ऐसा करना है, हमें इसको ट्रेस बैक करना है। हम देखेंगे कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के ही मल्टीपल्स होंगे ना, ये ऑब्वियसली इस तरह से होती है ना रेशो। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है, फिर 3 टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है, फिर 5 टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है, फिर 7 टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फिर 9 टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो ये किसके मल्टीपल हैं ये हमने जो है वो कैलकुलेट करना है, राइट।
इनका बेसिकली हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैलकुलेट करना है। तो अगर तो आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैलकुलेट करना आता है छठी सातवीं क्लास से तो आप वो कैलकुलेट कर लें, लेकिन वो काफ़ी लंबा काम हो जाएगा अगर आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से HCF फाइंड करेंगे यहाँ पर। तो उसको छोड़ें, सिंपली हम हिट एंड ट्रायल मेथड से हिट करें, ट्रायल करें, आ जाएगा तो आ जाएगा और सारे ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे, वो ज़्यादा लेस टाइम कंज्यूमिंग होगा। लेकिन असूलन बेसिकली हम कर यही रहे हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अब आपने क्या करना है, पहले ऑप्शन को ही उठा लें। 128 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, बल्कि हम ये अज्यूम करते हैं कि शायद ये 3 टाइम्स वाली फ्रीक्वेंसी हो 640, तो 3 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 8 3 24, 4 लगा 2 हासिल, 3 दूने 6 और 2 8, 3 एकम 3, 384 हर्ट्ज आता है, जो कि ऑब्वियसली 640 से बहुत कम है। तो इसका मतलब है कि ये जो 640 है ये 3 टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तो नहीं है, यानी कि ये दूसरा हार्मोनिक तो नहीं है। अब इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, नेक्स्ट हिट करते हैं ये वाला। तो 8 5 आ जाएगा 40, 5 दूने 10 और 4 14, एक हासिल हो जाएगा, 5 1 जार 5 एंड 1 6, ये आ जाता है। तो इसका मतलब है कि ये जो 640 हर्ट्ज है ये 5 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, अगर हम अज्यूम करें कि ऑप्शन ए करेक्ट था, ठीक है। लेकिन ऑप्शन ए के करेक्ट होने के लिए जरूरी है कि अगर ये 5 टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है तो ये 7 टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, और ये फिर 9 टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। तो ये भी हमें करना पड़ेगा। 128 को अब हम 7 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं 896 आता है कि नहीं। 8 7 56, 7 दूने 14 और 5 19, 7 एकम 7 और 1 8, 896 आ गया, ठीक है। ये 7 टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वाली बात भी ठीक है। अब इससे एक स्टेप आगे भी चलें, इसको 9 से भी मल्टीप्लाई करें। 8 9 72, 9 दूने 18 और 7 25, 9 एकम 9 और 2 11, 1152, ऑब्वियसली ये भी आ जाता है। तो 9 टाइम्स वाली बात भी ठीक हो गई। तो 128 हर्ट्ज ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद 3 वाली हमें गिवन नहीं है, डायरेक्ट हमें 5 वाली दी गई थी, 7 वाली दी गई थी और 9 वाली दी गई थी। सो उसको हमने ट्रेस बैक करके हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तक पहुंच गए, विच इज 128 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 16 है, A string is stretched between two fixed supports separated by 1.20 meters। ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आपको दे दी गई है। स्टेशनरी वेव्स जनरेट की हैं और स्टेशनरी वेव्स की फ्रीक्वेंसीज आपको दी गई हैं 180 हर्ट्ज या फिर 135 हर्ट्ज। इन दोनों के बीच में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, यानी कि ये कंसेक्यूटिव हार्मोनिक्स है, ठीक है ना। स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग के हार्मोनिक्स इस तरह के होते हैं, F1 फिर 2 टाइम्स F1 फिर 3 टाइम्स F1 फिर 5 फिर 4 टाइम्स F1 एंड सो ऑन। तो ये दोनों कंसेक्यूटिव हार्मोनिक्स ही होंगे आगे पीछे वाले। अगर 135 2 टाइम्स F1 है तो 180 जो है वो 3 टाइम्स F1 होगा, ठीक हो गया ना। तो अब हम क्या करेंगे, हम सिंपली पहले इसी तरह से जिस तरह ऊपर वाले क्वेश्चन को ट्रेस बैक करके फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मालूम की थी उसी तरह से फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मालूम करेंगे, फिर उसको हम आगे करेंगे। तो ऊपर वाले का मेथड मैंने आपको बता दिया, सेम मेथड आप यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस केस में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है वो 45 हर्ट्ज है, राइट। 45 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपको जवाब आएगा 5 3 15, 4 3 12 और 1 13। ये जो 135 हर्ट्ज है ये बेसिकली थर्ड हार्मोनिक था, और इसी 45 को अगर आप फिर ऑब्वियसली वो नेक्स्ट हार्मोनिक है, कंसेक्यूटिव है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 20, 4 4 16 और 2 18। तो ये जो है उससे नेक्स्ट हार्मोनिक है। ये थर्ड और फोर्थ हार्मोनिक आपको दिया गया था, राइट। उसी तरह से आपने इसको ट्रेस बैक करना। अब हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ गई है जो कि 45 हर्ट्ज है। अब क्या करना है, हमने स्पीड मालूम करनी है। तो सिंपली आपको पता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय v ओवर 2l। स्ट्रिंग है तो v ओवर 2l होगा, v ओवर 4l नहीं होगा। वैल्यू यूज करें, स्पीड आपने जो है कैलकुलेट करनी है। यू हैव सिंपल this equation after rearranging 2l multiplied by frequency। so 2 multiplied by 1.2 multiplied by frequency है 45। इसका आपने जवाब कैलकुलेट करना है। 45 को 1.2 से मल्टीप्लाई करें, 5 दूने 10, 4 दूने 8 और 1 9, 5 एकम 5, 4 एकम 4, 0 9 और 5 आ जाता है 14, 4 लगा 1 हासिल, 4 और 1 5, बल्कि ये हमने गलत कर दिया थोड़ा सा। 5 2 जार 10, 4 दूने 8 और 1 9, 5 एकम 5, 4 एकम 4, 0 9 और 5 आ जाता है 14, 4 लगा 1 हासिल, 4 और 1 5।
जी बिल्कुल ठीक ही है, तो यहाँ पर हम पॉइंट लगाएंगे। आई थॉट 540 कैसे जवाब आ गया। तो खैर 2 मल्टीप्लाइड बाई इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो है 54.0, राइट, 540 नहीं है। मल्टीप्लाई करते हैं 54 को 2 के साथ तो 108 आता है। 108 मीटर पर सेकेंड विल बी द स्पीड ऑफ वेव्स इन दिस केस। क्वेश्चन नंबर 17 है, स्पीड ऑफ साउंड आपको दी गई है, आपने वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, फ्रीक्वेंसी भी आपको दे दी गई है। तो कुछ भी नहीं करना बेसिकली, लैम्डा इज इक्वल टू वी ओवर एफ। वी क्या है 340 डिवाइडेड बाय 500, 0 से 0 कैंसिल कर दें, 17 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 25, 17 बटे 25 करना है, 17 अंदर 25 आ जाएगा बाहर, 0 लगा दें, यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब 25 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 6 के साथ तो 6 5 30, 6 दूने 12 और 3 15 आ जाता है। ठीक है, इससे ऊपर 175 आएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 यहाँ पर 150 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2, उसको फिर आगे हम कर सकते हैं, राइट। 170 में से 150 है तो आ जाएगा 20। पॉइंट लगा हुआ है, मजीद आप इसके आगे 0 ऐड कर दें तो अब 25 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 100, 25 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 200। तो 0.68 विल बी द wavelength in this case. Lambda is equal to 0.68 meters. D is the correct option. 18th है, F है frequency of sound V and V is the wave, V naught is the wave number. ठीक है, F है frequency, sound की speed है V and V naught है उसका wave number। तो wave equation कैलकुलेट करें। wave number जो होता है ना, wave number बेसिकली यहाँ पर उसको V naught से रिप्रेजेंट किया गया है, ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। तो हमारे पास अगर वेव इक्वेशन है V is equal to F lambda या F is equal to V over lambda या F is equal to V multiplied by reciprocal of lambda, तो हम इस lambda की जगह ये वेव नंबर लिख सकते हैं। हमारे पास इक्वेशन बचेगी F is equal to V multiplied by वेव नंबर। तो ये जो B ऑप्शन है ये करेक्ट है। 19 है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट्स ऑफ वेव इज 5 सेंटीमीटर। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट्स का मतलब है कि ये आपको क्या दे दी गई है, वेव लेंथ उसकी दे दी गई है। एंड टू वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट इन ईच सेकेंड, यानी कि ये फ्रीक्वेंसी आपको दे दी गई है, फ्रीक्वेंसी है 2 हर्ट्ज। स्पीड मालूम करें तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, एफ है 2, लैम्डा है 5, तो 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 है, दो वेव्स हैं, उनकी एम्पलीट्यूड है, एक का एम्पलीट्यूड है a, दूसरे का भी एम्पलीट्यूड है a ही, सेम एम्पलीट्यूड है, तो वो सुपर इम्पोज करके जो रिजल्टेंट वेव देते हैं उसका भी एम्पलीट्यूड ए ही है। तो आप बताएं दोनों के दरमियान फेज डिफरेंस क्या होगा। अब ये बात काफ़ी अनरियलिस्टिक से लगती है, लेकिन नॉर्मली इस तरह से होता है कि अगर एक वेवलेंथ का एम्पलीट्यूड है इतना और दूसरी वेवलेंथ का एम्पलीट्यूड है थोड़ा सा उससे कम, तो दोनों जब सुपर इम्पोज हो जाएंगे तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड सिंपली दोनों का अरिथमेटिक सम होता है। अगर इसका एम्पलीट्यूड सपोज था 5 सेंटीमीटर, इसका एम्पलीट्यूड था 10 सेंटीमीटर, दोनों को ऐड करके रिजल्टेंट जो वेव हमें मिलेगी सुपर पोजिशन के बाद उसका एम्पलीट्यूड होगा 15 सेंटीमीटर, राइट। ये जनरल जो है परसेप्शन है एक एफएससी के स्टूडेंट की, लेकिन आप चूंकि एम्प्लीकेट करें तो यू शुड नो कि ये जो सिंपल अरिथमेटिक सम वाली बात होती है ये सिर्फ तब होती है व्हेन द फेज डिफरेंस इज 0, राइट। जब क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट पड़े और ट्रफ के ऊपर ट्रफ पड़े तो तब ये सिंपल ऐड करके आप रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं। बट व्हाट इफ क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट ना पड़े, थोड़ा सा अगर आगे पीछे हो जाए, ठीक है, तो तब हम क्या करेंगे। बिल्कुल अगर 180 डिग्री का फेस डिफरेंस हो तो फिर तो माइनस करना पड़ता है, राइट। लेकिन वो भी तब है जब क्रेस्ट के ऊपर पूरा ट्रफ पड़े, ट्रफ के ऊपर पूरा क्रेस्ट पड़े। अगर इन बिटवीन वाली केस हमारे पास आ जाए, कुछ ना कुछ फेस डिफरेंस हमें दिया हुआ हो, तो तब आपको पता होना चाहिए लॉ ऑफ कोसाइन हम यूज करते हैं। लॉ ऑफ कोसाइन के मुताबिक एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव का स्क्वायर बराबर है एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेव का स्क्वायर, एम्पलीट्यूड ऑफ सेकेंड वेव का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos थीटा, whereas थीटा is the phase difference between those two waves। ये होता है हमारे पास फॉर्मूला प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का। बेसिकली जब कोई फेज डिफरेंस नहीं होता तो थीटा 0 होता है, राइट। हम यहाँ पर cos थीटा की जगह 0 डाल देते हैं और ये पूरी की पूरी जो इक्वेशन होती है वो हो जाती है 0। तो सिंपली अरिथमेटिक सम ही बाकी हमारे पास बच जाता है।
और जब ये थीटा 180 हो तो ये पूरा का पूरा जो है इक्वेशन नेगेटिव हो जाती है, ये पूरी की पूरी टर्मिनोलॉजी नेगेटिव हो जाती है। तो हमारे पास ऑब्वियसली दोनों का फिर नेगेटिव आपको सम कैलकुलेट करना पड़ता है। वो आप यहाँ पर थीटा 0 और थीटा 180 डालकर देखिएगा ताकि आपको पता चले कि किस तरह से हम नॉर्मली ऐड कर देते हैं, ऑपोजिट फेज डिफरेंस हो तो फिर माइनस क्यों करते हैं। वो भी बेसिकली इसी फार्मूला से ही आता है। तो जनरल जो फार्मूला है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का कंप्लीट पूरा फार्मूला वो ये होता है। इसी में ही हम 0 और 180 डालकर गुजारा कर रहे होते हैं। तो बच्चों को सिर्फ बता दिया जाता है कि सिंपली आप ऐड कर दें, अगर फेज डिफरेंस कोई नहीं है, अगर उल्टा फेज डिफरेंस है तो नेगेटिव कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें। अब इस केस में हमें फेज डिफरेंस कैलकुलेट करना है अज्यूमिंग दैट the amplitude of wave 1 is equal to the amplitude of wave 2 which is equal to the amplitude जो कि resultant amplitude है। तो सारों का सारा एम्पलीट्यूड सेम ही है। तो A1 A2 कुछ नहीं पुट करना आपने, सब की जगह A ही पुट कर देना है। मैं ये A1 A2 वाला जो काम है वो हटा रहा हूं। तो 2AA इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास। इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये 2AA का मतलब होगा 2A स्क्वायर, राइट, 2A स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। अब इसको रीअरेंज करें, ए स्क्वायर बराबर होगा, ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, दूसरा ए स्क्वायर उस तरफ चला जाएगा, माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर कॉस थीटा। अगेन ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो -1/2 बराबर होगा कॉस थीटा के, या थीटा बराबर होगा कॉस इनवर्स 1/2 के, विच इज 120 डिग्रीज। तो अगर दो वेव्स के दरमियान 120 डिग्रीज का फेज डिफरेंस है और वो आपस में सुपरपोज होती हैं और उन दोनों का एम्पलीट्यूड बराबर है, एक का 10 सेंटीमीटर है दूसरी का भी 10 सेंटीमीटर है, तो जब वो सुपर इम्पोज होंगी तो जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसका भी एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है ना, ये इस बेसिकली पूरी की पूरी स्टेटमेंट का मतलब मकसद है। सो फेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू वेव्स मस्ट बी 120 डिग्रीज। नेक्स्ट है इंटेंसिटी रेशो दो वेव्स की 1/16 है। एम रेशो ऑफ एम्पलीट्यूड्स मालूम करें। हमने अभी ऊपर कहा है कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, तो रेशो हमने कुछ इस किस्म का बनाया था, राइट। अगर हम इसको थोड़ा सा यहाँ का स्क्वायर हटा दें तो इस तरफ स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। एम्पलीट्यूड का रेशो आपने कैलकुलेट करना है, इंटेंसिटी की रेशो पुट कर दें, यहाँ पर 1/16 पुट कर दें, बाकी सारी की सारी इक्वेशन वैसे रहेगी, A1/A2 1/4 हो जाएगा। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 22 है, दो वेव्स हैं आपस में इंटरफेयर कर रही हैं, उनकी इंटेंसिटीज का रेशो है 9/4। तो एम्पलीट्यूड का रेशो क्या आएगा, 9/4 का स्क्वायर रूट यानी कि 3/2, ठीक है ना। अब एक वेव का अगर एम्पलीट्यूड 3 है तो दूसरी का 2 है। जब ये सुपर इम्पोज होंगी तो किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर ऐसा होगा कि क्रेस्ट के ऊपर आ जाएगा और किसी पॉइंट के ऊपर ऐसा होगा कि क्रेस्ट ट्रफ के ऊपर आ जाएगा। तो जहां क्रेस्ट के ऊपर आएगा वहां पर बनेगा मैक्सिमा और जहां क्रेस्ट ट्रफ के ऊपर आएगा वहां पर बनेगा मिनिमा, राइट। ये बेसिक आपका नॉलेज है एफएससी वाला, ऐसा ही होता है। इंटरफेरेंस का आपने पूरा फिनोमेना पढ़ा हुआ है। तो जहां पर बनेगा मैक्सिमा तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होगा, यहां पर 3 + 2 5 हो जाएगा, और जहां पर हो जाएगा मिनिमा बनेगा तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा, मिनिमम एम्पलीट्यूड होगा 3 - 2 1 हो जाएगा। तो अब मैक्सिमा और मिनिमा की एम्पलीट्यूड की रेशो हमें मिल गई है और वो है 5/1। अब उसने हमें पूछा है कि मैक्सिमा और मिनिमा की इंटेंसिटी रेशो बताएं। तो आपको पता है कि इंटेंसिटी की रेशो एम्पलीट्यूड की रेशो का स्क्वायर लेने से आती है। तो आप अगर इंटेंसिटी की रेशो मालूम करना चाहते हैं तो इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा डिवाइडेड बाय इंटेंसिटी ऑफ मिनिमा will be equal to amplitude of maxima divided by amplitude of minima whole square। तो ये 25:1 की रेशो आएगी। सो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर। 23 है, दो वेव्स आ रही हैं एक दूसरे की तरफ, वेलोसिटी दी गई है, फ्रीक्वेंसी दी गई है। आपने क्या कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स का मतलब है λ/2 कैलकुलेट करना है आपने। सो v इज इक्वल टू f लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू v/f। फ्रीक्वेंसी तो n है, यहाँ पर ये लैम्डा है, हमने λ/2 कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर भी नीचे डिनोमिनेटर में 2 डाल देंगे। तो λ/2 होगा 10/n। बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 24 है, वेवलेंथ दे दी गई है आपको, क्लोज्ड पाइप है जिसकी लेंथ है l, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स इन द थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। क्लोज्ड पाइप है और थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन है, तो इसका मतलब है इसके लिए n की वैल्यू 5 होगी। फर्स्ट मोड के लिए n 1 होता है, सेकंड मोड के लिए n 3 होता है, थर्ड मोड के लिए n 5 होता है क्लोज्ड के केस में।
तो अब आपने क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स है वही कैलकुलेट करना है, लैम्डा बाय 2 कैलकुलेट करना है बेसिकली। तो लैम्डा का फार्मूला बेसिकली होता है फॉर अ क्लोज पाइप 4L ओवर एन, एन की वैल्यू यहाँ पर है 5, तो 4 टाइम्स ऑफ लेंथ डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू यहाँ पर 5 पुट कर दें, ये हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई है। हमें लैम्डा बाय 2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इसको भी 2 पर डिवाइड कर दें, इसको भी 2 पर, नीचे हर जगह पर 2 लिख दें। तो 4L डिवाइडेड बाय 10 अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2L बाय 5। अब 4L बाय 10 भी है, 2L बाय 5 भी है, तो ऑब्वियसली सिंपलेस्ट रेशो हमेशा आप लगाते हैं, तो C विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 25 है, एक स्ट्रिंग है, हमने क्या करना है कि उस पर स्टेशनरी वेव्स बनानी है, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो भी थी हम चाहते हैं कि उस ओरिजिनल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का डबल फ्रीक्वेंसी की स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस हों। तो व्हाट शुड बी डन, हम क्या करें? तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला है वो आपकी जो बुक में दिया गया है, दैट इज 1/L मल्टीप्लाइड बाय 1/2L सॉरी F/m का स्क्वायर रूट। ठीक हो गया। ये L है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, F होता है टेंशन इन द स्ट्रिंग, M होता है मास पर यूनिट लेंथ। ये सिर्फ मास नहीं होता, ये याद रखिएगा, इस फॉर्मूले में जो मास पर यूनिट लेंथ था उसको हम M लिखते हैं, और L जो है ये है ओवरऑल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक हो गया ना। तो अब क्या है, अब हमने क्या करना है, एक और फार्मूला भी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का होता है, वो होता है NV/2L। ठीक हो गया। अब ये दोनों फार्मूलाज को हम देखकर इस MCQ को एनालाइज करते हैं। हमें चाहिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी डबल। ऑप्शन ए है कि वो कहता है कि हम क्या करें, स्क्रू टाइटन कर दें उस स्ट्रिंग के, और क्या करें कि स्ट्रिंग की टेंशन इस तरह स्क्रू टाइटन करें कि स्ट्रिंग की टेंशन 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाए। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में देखें आप कि फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन। फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन। तो अगर आप टेंशन 4 टाइम्स बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स बढ़ जाएगी। तो ए ऑप्शन तो करेक्ट हो गया कि अगर हम टेंशन 4 टाइम्स करें तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी डबल की जा सकती है। अब बाकी को देखते हैं कि बाकी किस तरह से गलत है। ऑप्शन बी है द स्ट्रिंग शुड बी कट इनटू अ हाफ एंड हाफ पीस शुड बी यूज्ड। कि स्ट्रिंग अगर इतनी थी तो वो कहता है आप इसको यहाँ पे काट दें और बाकी जो हाफ है इसको यूज करें। तो जब हम स्ट्रिंग को हाफ करते हैं तो क्या होता है, बेसिकली हम मास पर यूनिट लेंथ के ऊपर कोई असर नहीं डाल रहे होते। आपने लेंथ भी कम कर दी है तो ऑब्वियसली हाफ किया तो मास भी हाफ हो गया, तो मास पर यूनिट लेंथ चेंज नहीं होगा। तो टेंशन बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई, मास पर यूनिट लेंथ भी चेंज नहीं हुआ, सिर्फ जो है वो लेंथ कम हुई है। ठीक है ना, लेंथ आपकी आपने क्या कर दी है, कम कर दी है। अब लेंथ आपने जब कम की है तो लेंथ चूंकि आपने 1/2 कर दी है तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यहां पर भी 2 टाइम्स की जा सकती है। ठीक है ना, तो बी भी यहां पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, लेंथ हाफ कर दी है तो तब भी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी। ऑप्शन सी है कि द वेलोसिटी ऑफ द वेव्स शुड बी समहाउ इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स। अब इस केस में वेलोसिटी ऑफ द वेव हमें इस फॉर्मूले में देखने को मिलता है, यहाँ पर ये v है। तो वेलोसिटी अगर आप 4 टाइम्स करेंगे, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। वेलोसिटी 4 टाइम्स करेंगे तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी 4 टाइम्स इंक्रीज होगी। हमें 4 टाइम्स इंक्रीज नहीं करनी, हमें डबल करनी है। तो सी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं कर सकते हम। बोथ ए एंड बी विल बी द करेक्ट ऑप्शंस हियर, सो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन।